दोस्तों नमस्कार। यूपी में आपने देखा क्या है और उत्तर प्रदेश की चुनावी रैलियों में आपको दिखाई दे क्या रहा है, और क्या वाकई जो दिखाई दे रहा है वही धीरे धीरे वोटों में तब्दील हो जाएगा? जो सवाल आपके जहन में है, किसान अब किसे वोट देगा? क्या वाकई दलित समाजवादी पार्टी को वोट दे देगा? क्या वाकई ब्राह्मण बीजेपी से छिटक जाएगा? क्या वाकई महिलाएं कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगी? क्या वाकई मायावती की खामोशी के पीछे भी उनका वोट बैंक एकजुट रह पाएगा? क्या वाकई गवर्नेंस और विकास का मुद्दा उत्तर प्रदेश की राजनीति और वोट की राजनीति को प्रभावित कर देगा? हो सकता है आपको इस दौर में बहुत कुछ यही दिखाई दे रहा हो। यह भी दिखाई दे रहा हो कैसे समाजवादी पार्टी के साथ तमाम दूसरी पार्टियों को छोड़कर नेताओं के आने वाले की कतार लंबी होती चली जा रही है। और आज ही गोरखपुर के बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी और उनके दोनों बेटे समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो संदेश क्या है? क्या इन सब के बावजूद अब किसान जब वापस लौटा है, तो जब बीजेपी जिन्ना और गन्ने का जिक्र कर रही है, तो सिर्फ यह अनुप्रास अलंकार भर है या कुछ और है? और क्या आने वाले वक्त में, क्योंकि 1 महीने के भीतर में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। नोटिफिकेशन जारी होने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उस ताकत के साथ ना तो ऐलान कर पाएंगे जो अभी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में जाकर ना तो योजनाओं का उद्घाटन कर पाएंगे जो अभी कर रहे हैं, और ना ही उस दौर में राज्य सरकार किसी पर राजद्रोह का मुकदमा ठोक पाएगी या किसी को ठोक भी पाएगी, क्योंकि उस समय चुनाव आयोग की निगरानी में उत्तर प्रदेश आ चुका होगा। लेकिन फिर भी वक्त बदल चुका है, परिस्थितियां बदल चुकी हैं, और कहते हैं कि सत्ता की कमान जिसके हाथ में होती है उसी अनुसार चुनाव भी उसी दिशा में मोड़ने की ताकत उसी के पास आ जाती है। डबल इंजन का मतलब यही होता है। और अगर यही होता है तो आइए आज जरा उत्तर प्रदेश की असल जमीन को टटोल लें, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है आने वाले 1 महीने के भीतर में उसका रंग बदल चुका होगा। आपको कहीं गवर्नेंस का जिक्र नहीं सुनाई देगा, डेवलपमेंट की बात नहीं होगी। बात अयोध्या से निकलेगी जो काशी होते हुए मथुरा पहुंचेगी ही। और आस्था का सवाल कहिए, हिंदुत्व की प्रयोगशाला कहिए या मंदिर राग कहिए, जो कहना है कह लीजिए, लेकिन इसी रंग में बीजेपी अब आने को तैयार है। ताकत बढ़ रही है, अखिलेश यादव की इससे इनकार किसी को नहीं है, लेकिन उस ताकत को सत्ता तक नहीं आने देने के लिए विश्व हिंदू परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, हिंदू महासभा है, हिंदू वाहिनी है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की एक लंबी कतार है। सभी एकजुट हैं, एक साथ है, क्योंकि हर के जहन में एक ही सवाल है, सत्ता नहीं गंवानी है। और जिन मुद्दों को इन्होंने चुना है उस मुद्दे के दायरे में कहीं से भी डेवलपमेंट और विकास के साथ साथ गवर्नेंस का जिक्र आपको सुनाई नहीं देगा। जिन बातों का जिक्र होता है पार्टी के भीतर में, उसमें साफ तौर पर नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है। उसमें सीधे तौर पर राम मंदिर है जो वाकई अयोध्या से बनारस होते हुए मथुरा तक पहुंच रहा है। जनसंख्या बिल भी है, गौरक्षा भी है और धर्मांतरण भी है। यह जो आपको आवाज सुनाई दी बीते दिनों, वसीम रिजवी साहब उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड के जो पूर्व अध्यक्ष थे, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। जो आवाज सुनाई दी आपको अली अकबर की, जो कि मलयालम सिनेमा के फिल्म निर्देशक हैं, उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। यह अनुगुंज अभी बहुत छोटी है। बीजेपी और संघ का टारगेट क्या है यह आपको इस 1 महीने में पता चलने लगेगा। इसीलिए क्योंकि वह मुद्दे जो अभी तक उठकर आ रहे हैं और जिन मुद्दों के आश्रय विपक्ष अपने गठबंधन को बना रहा है, वो जाति की राजनीति है। धर्म अभी भी अछूता पड़ा है। इन सब के बीच प्रियंका गांधी ने महिलाओं की एक लकीर जरूर खींच दी है, लेकिन कहते हैं कि जब आस्था और वातावरण के भीतर धर्म घुल जाए तो बहुत सारे मुद्दे दरकिनार हो जाते हैं। परिस्थितियों को पलटने की कोशिश कीजिए। अखिलेश यादव की ताकत लगातार बढ़ी है। आज जब हरिशंकर तिवारी और उनके दोनों बेटे कुशल तिवारी जो कि संत कबीर नगर के 2 बार सांसद रह चुके हैं, और उनके दूसरे बेटे विनय तिवारी जो कि चिल्लू पार के एमएलए हैं, बीएसपी के साथ जुड़े रहे, चुनाव लड़ते रहे, लेकिन यह तीनों अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या पूर्वांचल के भीतर ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण की परिस्थिति में अब यह मैसेज निकल कर आ रहा है कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव का पलड़ा ब्राह्मणों के साथ भी कहीं ज्यादा बड़ा होते चला जा रहा है? और जो टकराव है उसमें क्या वाकई ब्राह्मणों ने खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में
कोई विकल्प खोज लिया है, बीजेपी से हटकर वो वोट डालने की परिस्थिति में आ गए हैं? इन नेताओं को देखकर तो यही लगता है। और इससे पहले याद कीजिए, सीतापुर में बीजेपी के जो एमएलए थे राकेश राठौर, वह भी तो समाजवादी पार्टी में आए। खलीलाबाद के बीजेपी के एमएलए थे दिग्विजय नारायण चौबे, जिन्हें जय चौबे कहता है, वह भी तो इसमें निकलकर शामिल हो गए। और इस तरीके से अगर एक एक करके देखिएगा तो बीएसपी काल में विधान परिषद के जो अध्यक्ष रहे थे गणेश शंकर पांडे, वह भी तो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। तो क्या यह कहा जाए कि ब्राह्मण वोट को लेकर जो बीएसपी और समाजवादी पार्टी में लड़ाई थी कि हमारे साथ आ जाए और वह बीजेपी से इस बार छिटकेगा, तो उसमें समाजवादी पार्टी कई फरलांग आगे निकल चुकी है, यह कहा जा सकता है। लेकिन लड़ाई जाति के आधार पर होगी तब ना। ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी के साथ आना और समाजवादी पार्टी को लेके ऊंची जातियों में उसकी दबंगई को लेकर जो सवाल है, उन सवालों के जवाब पर चिंतन मनन की परिस्थिति में चुनाव आएगा तब ना यह सवाल उठेगा। सवाल तो कहीं और जा रहा है, क्योंकि संघ अपने तौर पर उत्तर प्रदेश को छोड़ने के लिए किसी भी हालत में तैयार नहीं है। उसे इस रूप में उत्तर प्रदेश को रखना है जहां एक वक्त, याद कीजिए, गुजरात में 2007 का चुनाव, जब सोनिया गांधी ने मौत का सौदागर शब्द कहा था, उस समय वहां के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और वह पूरा चुनाव उस मौत के सौदागर के इर्द गिर्द हिंदुत्व की प्रयोगशाला के पूरे खांचे में लपेट दिया गया। तो क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता इंतजार कर रहे हैं कि विपक्ष कोई गलती करेगा? और शायद इसीलिए जिन मुद्दों को उछाला जा रहा है, जैसे ही मथुरा का जिक्र हुआ, उस मथुरा के जिक्र और बनारस का जिक्र इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है क्योंकि 2 दिन बाद ही, यानी 13 तारीख को ही प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। और जो कॉरिडोर बनाया गया है उसमें तकरीबन 700 करोड़ का यह कॉरिडोर अब बनकर तैयार खड़ा है। और यह विश्वनाथ कॉरिडोर कहें या जो काशी विश्वनाथ धाम के तौर पर इसका जो लोकार्पण अपने तौर पर करने वाले हैं प्रधानमंत्री मोदी, वह भी एक अनूठी बात है, क्योंकि माना यही जाता है कि भगवान जो होते हैं उन्होंने ही पृथ्वी को बनाया है। हिंदू धर्म में भी माना जाता है कि वृक्ष हो, मानव हो, मनुष्य हो, सब कुछ, चाहे पंच महाभूत हो, सब कुछ, पेड़ पौधे, सब कुछ तो भगवान ने ही बनाया है। तो ऐसे में भगवान के मंदिर का लोकार्पण करने के लिए प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो एक आस्था का एक ऐसा वातावरण उत्तर प्रदेश में क्रिएट किया जाए। यानी 13 तारीख को 1:37 से 1:57 के बीच में जो पूजा होगी, यह होगी तो 20 मिनट की पूजा, और इस कॉरिडोर को जनता के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन जो गंगा जल है उससे पूरे उत्तर प्रदेश को कैसे जोड़ा जाए, यह ठीक वैसे ही है जैसे अयोध्या नगरी में जब दीप जलाए गए तो आरएसएस और बीजेपी ने अपने तौर पर मीटिंग करके कहा कि तमाम गांवों से 5-5 दिए लाए जाए और लाखों दिए अयोध्या में जलाए जाएं, सबको कहीं अपने साथ जुड़ा हुआ महसूस किया जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति करवट लेगी? और नए तरीके से जब प्रचार शुरू होंगे तो इन सब की अनुगुंज होगी, क्योंकि यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद बार बार कहा जा रहा था अब तो डेवलपमेंट का सवाल होगा, अब तो मंदिर और आस्था खो जाएंगे, और उसके बाद काशी का सवाल आया। काशी में भी बनकर तैयार है, काशी विश्वनाथ धाम का जो कॉरिडोर है वो बनकर तैयार है। इन सब के बीच जैसे ही जिन्ना का नाम लिया गया समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के जरिए, नड्डा वहां पहुंचे, बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने गन्ने का जिक्र करना शुरू कर दिया, यानी किसानों को कैसे साथ लेकर आए। स्ट्रेटेजिकली चीजों को समझिए, जहां धर्म का जिक्र विपक्ष करेगा वहां पर डेवलपमेंट का जिक्र बीजेपी करेगी, जहां बीजेपी अपने तौर पर धर्म का मुद्दा उठाएगी वहां पर जातीय समीकरण और मंडल की राजनीति कैसे पूरे तरीके से छितरा जाए। और यह छितराव जो है वह सिर्फ दूसरी जातियों में ना हो बल्कि यादवों के बीच भी हो जाए। इस तरह की परिस्थिति में वह मथुरा के कृष्ण मंदिर को जोड़ना चाहती है, यानी कृष्ण को लेकर यादवों वोट में सेंध लगाने की कोशिश भी होगी। यानी अखिलेश यादव जो राजभर को जोड़ रहे हैं या फिर आरएलडी के साथ यहां जाट को साथ में जोड़ा, और यह मानकर चले कि दलित भी उनके साथ अब समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेंगे, मुस्लिम और जाट और दलितों का कॉम्बिनेशन पश्चिमांचल में एक साथ हो जाएगा, उसमें सेंध बीजेपी लगाएगी और वह यूटर्न तो नहीं कहें लेकिन ट्रैक बदल लेगी पूरी राजनीतिक प्रचार की। और इसको लेकर टारगेटेड तौर पर चीजें चल रही है। यह सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसे ही हमने जिक्र किया कि खासतौर से पूर्वांचल में जब वहां पर हरिशंकर तिवारी शामिल हुए तो आपके जहन में एक दौर में आएगा ठाकुर वर्सेस ब्राह्मण, वीरेंद्र प्रताप शाही
वर्सेस हरिशंकर तिवारी, पंडित वर्सेस ठाकुर, ये सारी गुंजा करती थी। और आज भी जब ये शामिल हो रहे थे तो कुछ सवाल निकल कर आए कि ब्राह्मणों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। बीजेपी काल में भी कई नाम लिए गए, उसमें खुशी दुबे, अंकुर दुबे, विवेक तिवारी, राजीव मिश्रा, ये सारे नाम निकल कर आए। सवाल सिर्फ इतना है कि इस चुनाव में हो क्या रहा है। मायावती अपने वोट बैंक को बचाने की दिशा में संघर्ष कर रही है। प्रियंका गांधी वोट बैंक में, कांग्रेस के वोट बैंक में विस्तार करना चाहती हैं, जिससे 2024 का रास्ता जब राष्ट्रीय फलक पर लड़ा जाए तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के साथ खड़े होने को तैयार हो जाए। अखिलेश यादव मुलायम की छांव से निकलकर नई छवि गढ़ना चाहते हैं और उस गढ़ी हुई छवि में वह गठबंधन जातियों के आश्रय इस तरह करना चाहते हैं जिसमें कहीं भी यादवों की दबंगई ना उभरे और जातियों का समीकरण एक सबको साथ लेने की परिस्थितियों के साथ खड़ा हो जाए और पूर्व के जो बैगेजेस थे, चाहे वो अपने तौर पर मुलायम सिंह यादव के कंधे पर रह के उसी वक्त में दफन हो जाए, वह भी चलेगा। शिवपाल यादव की जो अपनी परिस्थितियां राजनीति की रही है, अखिलेश यादव चाहते हैं वह भी साथ ना जुड़े। यानी एक सरल तरीके से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की अगुवाई में जनता के सामने रखी जाए और सादगी के साथ डेवलपमेंट और गवर्नेंस का सवाल हो। लेकिन इसके उलट सवाल यह है कि योगी क्या चाहते हैं। योगी दरअसल 2017 में जो मोदी का जादू था, उस समय कोई नेता नहीं था, उस समय मोदी का जादू था, योगी कहीं नहीं। तो योगी अपनी गोरखपुर की सीट पर सिमटे हुए थे और उनकी जो हिंदू वाहिनी है वह उसके लिए प्रचार प्रसार में, हालांकि कई जगहों पर वो प्रचार प्रसार लगातार करने की दिशा में बढ़ी थी और गोरखपुर से बाहर भी निकली थी, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी उन पर दृष्टि आरएसएस की 2017 में भी गई और इस वक्त भी गई है। और इस वक्त जो समा बंधा है बीजेपी के भीतर में, उसमें बात साफ तौर पर कही जा रही है, झगड़ा दरअसल योगी और मोदी का नहीं है, झगड़ा तो नंबर 2 के उस कतार का है जो चाहता है कि योगी को दरकिनार कर दिया जाए। तो योगी को नंबर 2 पे मानिए और योगी और मोदी की मीटिंग की गई और मीटिंग के बाद जो बातें इस दौरान बीते दिनों जो निकल के आया, उसमें कहा गया कि हम ही आपके लेफ्टिनेंट रहेंगे। और जो बात कही जा रही थी, चाहे वो अमित शाह के जरिए कही जा रही हो या उनके जो अपने कमांडर जो सुनील बंसल थे उनके जरिए कही जा रही हो, और जो एक पूरी की पूरी बिसात बिछ रही थी, उसमें योगी मोदी अगर एक साथ खड़े हो जाएं, इसीलिए कांधे पर हाथ रखकर जो तस्वीर सामने आई उसकी वजह यही थी। वो पहली तस्वीर थी। आने वाले वक्त में दोनों एक साथ आपको बनारस काशी के विश्वनाथ मंदिर में नजर आएंगे, उसके बाद आपको नजर मथुरा में आएंगे जहां कृष्ण मंदिर, कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर के निर्माण होगा और वहां पर कुछ कानूनों को बदलने की जरूरत भी पड़ेगी, वह भी बदल दिया जाएगा। जो उपासना स्थल का जो कानून 1991 का है उसको भी इसी 1 महीने के भीतर में बदलना है, यानी नोटिफिकेशन आने से पहले बदल देना है। टारगेट बहुत साफ है। गुजरात के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसी प्रयोगशाला के तौर पर है जहां पर संघ किसी भी हालत में इस जमीन को गंवाना नहीं चाहता है। हिंदू महासभा और आरएसएस के भीतर भी कुछ मुद्दों को टकराव है, लेकिन इस पर सहमति है कि नहीं, एक साथ इस दिशा में चलना है जहां चुनावी जीत मिल जाए। विश्व हिंदू परिषद को दोबारा कैसे जागृत किया जाए और वो किस तरीके से गांव गांव घूमे, उसको भी जागृत करने की परिस्थितियां पैदा की जा रही है। आरएसएस के दिशा निर्देश में जो बीजेपी के भीतर टकराव है, जो तमाम अलग अलग तरीके से नजर आता है, जो इनके नेता बैठते हैं तो उसमें इस बात का जिक्र होता है कि आप उस दिशा में जा रहे हैं, आप दिल्ली के निर्देश पर चल रहे हैं, हमको लखनऊ के निर्देश पर चलना है। उसमें बहुत साफ तौर पर कहा गया है कि सबको टारगेट दे दीजिए और टारगेट की दिशा में चाहे वो बीएल संतोष हो जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं, वह भी तय करें, जो वहां के राधा मोहन सांग प्रभारी हैं वह भी संवाद के जरिए आपस में तालमेल बैठाएं, जो चुनाव प्रभारी के तौर पर वहां पर धर्मेंद्र प्रधान है वह इस बात को देखें कि किसी भी तरीके से किसी को आर्थिक तौर पर कोई मुश्किल ना आए सामने, और जो प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव वह नुमाइंदगी करें योगी जी की और उनके जरिए एक तालमेल बैठाते हुए चीजों को क्या चाहते हैं योगी आदित्यनाथ उसको आगे बढ़ाएं। वह टिकटों का मामला होगा, वह मुद्दों का मामला होगा। और सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके तालमेल की परिस्थितियों में तीनों चारों चीजें एक साथ गएंगी। इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण समझना चाहिए, सुनील बंसल को एक लिहाज से कमान बूथ मैनेजमेंट की 2014 में अमित शाह ने दी थी, जब अमित शाह के पास ये चीजें निकल कर आई थी कि उन्हें उत्तर प्रदेश को संभालना है। दरअसल वो जमीन तैयार सुनील बंसल ने ही की थी,
तो सुनील बंसल की भूमिका इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सत्ता बनने के बाद बड़ी महत्वपूर्ण हो गई और कहा जाता है कि जो भी फैसले लिए जाते थे वो एक दूसरा पावर सेंटर थे। अब लेकिन चुनाव सामने है तो यहां पावर सेंटर का नहीं, यहां टारगेट लेकर चलने की बात है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गंवा दिए तो फिर हम आपको भी गंवा देंगे, ये मैसेज है इंटरनली। यानी उसके बाद फिर अपना रास्ता देखिए, आपको स्पेस नहीं दिया जाएगा। इसीलिए जो बांधी गई है चीजें वह पंचायत स्तर पर, जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर और इसको अलग अलग प्रांत के स्तर पर बांटी गई है। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर, जैसे मान लीजिए गोरखपुर के हिस्से में जो दिया गया उसमें 10 जिले आते हैं, उसकी जो 65 सीट है उस पर किस तरीके से आरएसएस के स्वयंसेवक भी काम करेंगे और हिंदू वाहिनी के लोग भी काम करेंगे, दोनों मिलजुल कर कैसे काम करेंगे। जो कानपुर और बुंदेलखंड का इलाका है जिसमें तकरीबन 14 जिले आते हैं और तकरीबन 75 सीटें हैं, उन सीटों की बागडोर जिनको दी जाएगी वह किस रूप में रखेंगे। लेकिन इसके बीच की थ्रेड बहुत साफ है। थ्रेड यह है कि गवर्नेंस का मॉडल और डेवलपमेंट का जिक्र तभी करें जब सामने वाला कुछ जिन्ना का जिक्र करने लगे या कुछ ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे जहां पर बीजेपी को लगे कि वह कहीं बाहर जा रही है, वहां पर आपको गवर्नेंस रखना है। लेकिन जब थ्रेड जब पकड़ेंगे तो तब आप उसमें आस्था का सवाल होगा, हिंदुत्व का सवाल होगा, राष्ट्रवाद का सवाल होगा, गौरक्षा का सवाल होगा। ये सारी चीजों के सवाल धीरे धीरे उस वातावरण को डेवलप करेंगे जहां पर लोग इस सवाल को उठाएंगे कि ठीक है कुछ गड़बड़ी हुई तो ठीक है, लेकिन ये सरकार तो चाहिए। और जो कास्ट लाइन पे, चाहे वो ऊंची जाति की बात हो या निचली जातियों की भी बात हो, जो हम इससे पहले आपसे जिक्र कर गए कि जिन 2 लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया, क्या आने वाले वक्त में इस तरह की परिस्थितियों में तेजी लाई जा रही है? इसका भी कोई टारगेट है? यकीनन इसके तौर पर बातचीत हो रही है, क्योंकि अब जो है उत्तर प्रदेश को अगर जीत जाती है बीजेपी तो उसको क्या सामने लेकर आना है, तो उसको पहले से चीजें दिखलानी होंगी। वो दिखलाने की परिस्थिति है कि क्या वो उसको हम लोग हेट थ्योरी कहें, क्या उसको हम लोग टेंशन की थ्योरी कहें, तनाव हो जाएगा समाज में, या एक तरीके से आमने सामने खड़े हुए तबके नजर आने लगेंगे, क्या वाकई हिंदू मुस्लिम की परिस्थितियां निकल कर आ जाएंगी, क्या जातीय समीकरण इस दायरे में खो जाएंगे, क्या वाकई मथुरा का सवाल तक आते आते जो बवंडर उठेगा उसमें कुछ करने की जरूरत होती नहीं है, सिर्फ समाज के भीतर में एक तनाव पैदा करने की परिस्थितियां पैदा की जाती है, जिससे लोग कुछ साइलेंट हो जाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा उग्र हो जाते हैं। यही 2 परिस्थितियां काफी होती है चुनाव के वक्त में, और सबको पता है कि पहले या दूसरे हफ्ते में जनवरी के नोटिफिकेशन आने वाला है। अब यहां से जो आखिरी सवाल सबसे बड़ा शुरू होता है, इसमें जो गोरखपुर, देवरिया, पंडरौना, रामपुर, बस्ती, आगरा, मेरठ, इन जगहों पर जो हिंदू वाहिनी है, जो खास तौर से 2002 में योगी आदित्यनाथ ने वहां पर क्रिएट की थी, उसको वह इन जगहों पर उनकी भागीदारी बहुत शानदार तरीके से होनी चाहिए। यह हिंदू युवा वाहिनी के तौर पर इनको जानकारी भी दी गई है। जो सुनील बंसल अपने तौर पर बूथ मैनेजमेंट करते थे, अब वो एक बड़ी भूमिका में है। लेकिन इन सब के साथ साथ दलित और ओबीसी और महिलाओं को भी पार्टी की गतिविधियों से कैसे जोड़ा जाए, यह बीजेपी एक ट्रेनिंग है। लेकिन उसमें थ्रेड गवर्नेंस का नहीं है, उसमें थ्रेड डेवलपमेंट का नहीं है, उसमें थ्रेड आस्था का है, धर्म का है, हिंदुत्व का है, उस प्रयोगशाला का है जिस प्रयोगशाला में लोगों के मानसिक तौर पर चीजों को प्रभावित किया जा सके। और इसके लिए गांव-गांव में कैसे सब निकलेंगे, इसकी पूरी कार्य योजना है। और तकरीबन आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में, अगर हम लोग ये सोचते हैं कि स्वयंसेवकों की संख्या गिन लें, हिंदू युवा वाहिनी की संख्या गिन लें, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं की संख्या गिन लें, बीजेपी कार्यकर्ताओं की संख्या गिन लें, इन सारी संख्याओं को गिनने के बाद भी जो जानकारी है वो तकरीबन 2.5 लाख लोग गांव-गांव में इस रूप में छितरे हुए नजर आएंगे, जो एक लिहाज से लीडरशिप को संभाले हुए हैं। वह कार्यकर्ता के तौर पर और उनके मातहत जो काम करने वाले हैं, ये 2.5 लाख की संख्या धीरे धीरे 12-15 लाख तक कैसे पहुंचेगी, ये इन्हें पहुंचाना है। और इस टारगेट को लेते लेते 25 लाख तक चुनाव तक पहुंच जाना है। ये परिस्थितियां हैं। यानी 3 सवाल जो नजर आ रहा है कि बड़ी बड़े सड़कें बन रही हैं, जो नजर आ रहा है कि हमने इस दौर में माफिया राज खत्म कर दिया, जो भी बात कही गई उसके काउंटर तर्क इतने मजबूत हैं क्योंकि आपने अपराध खत्म सेलेक्टिव वे में किया, आपने डेवलपमेंट की जमीन की नींव नहीं डाली, बल्कि होती हुई डेवलपमेंट पर अपना रोड लोरत करके आपने फीता काटा। यह भी फैक्ट है।
सवाल यह है कि जब योगी आदित्यनाथ अपने तौर पर उत्तर प्रदेश जब चला रहे थे तो ना तो मंत्री उनके अपने थे ना संगठन उनका अपना था। योगी आदित्यनाथ की गवर्नेंस की दो ही हिस्से थे, नौकरशाही को निर्देश दो और पुलिस के हाथ में लगाम थमा दो। यही दोनों गवर्नेंस को तौर तरीकों को डेवलप करेंगे, लेकिन उसके पीछे राजनीतिक सरोकार नहीं थे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के साथ ना तो केशव प्रसाद मौर्य की टीम थी, ना ही दिनेश सिंह की टीम थी और ना ही बाकियों की टीम थी। सब माने जाते थे कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं और दिल्ली और योगी आदित्यनाथ के बीच की रस्साकसी जो थी 4 साल तक लगातार चलती रही। सवाल सबसे बड़ा यही है कि इस दौर में विपक्ष जब उभर रहा है तो क्या हम जनता का जिक्र अब करें या नहीं करें, उसकी भूमिका क्या होगी, यह सवाल इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या वाकई जिस रंग में उत्तर प्रदेश के भीतर में बीजेपी, आरएसएस और वाहिनी और तमाम जो उसके संगठन हैं वो रंगना चाहते हैं, क्या जनता इसके लिए तैयार है? उत्तर प्रदेश का वोटर इसके लिए तैयार है? किसी का भी अगला सवाल होता है तो क्या ब्राह्मण इसलिए तैयार है पूर्वांचल का या पूर्वी, क्योंकि वहां पर हरिशंकर तिवारी शामिल हो गए, उनके दोनों बेटे शामिल हो गए, कुछ और नेता ब्राह्मण शामिल हो गए, क्या हम उनके पीछे चल पड़े? यह भी एक सवाल है। यह भी सवाल है क्या वाकई निषाद, वाकई सब एक साथ एकजुट होकर राजभर के पीछे आकर खड़ा हो गया है क्या? यह भी सवाल है कि क्या वाकई आरएलडी जिस रूप में गठबंधन कर रही है तो समूचा जाट समाज क्या एक साथ आ गया और उसके साथ साथ मुसलमान और दलित भी पश्चिमांचल के पूरे साथ आकर खड़े हो गए हैं क्या? यह परसेप्शन है और उस परसेप्शन के साए तले योगी आदित्यनाथ अभी तक जिस डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मुद्दों के बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपते थे और प्रधानमंत्री जिन बातों का जिक्र करते थे कि आज इतनी योजनाओं का उद्घाटन, आज यहां पर इतने 1000 करोड़ का उद्घाटन, ये सारी बातें नोटिफिकेशन के बाद नहीं रहेगी तो उससे पहले एक जमीन की तैयारी की शुरुआत 13 दिसंबर से हो जाएगी, जब प्रधानमंत्री बनारस पहुंचेंगे और उस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद कहा जाएगा कि अयोध्या में राम मंदिर मिल गया, बनारस में कॉरिडोर मिल गया, बच गया है आपके सामने मथुरा, और मथुरा को लेकर हम किसी भी हालत में अब वहां पर कृष्ण जन्मभूमि पर एक भव्य मंदिर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं और उसके लिए जो भी कानून में फेरबदल करना है उसकी हमने तैयारी पूरी कर ली है। यह है उत्तर प्रदेश की असल परिस्थितियां जो आंतरिक तौर पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, क्योंकि इस देश के भीतर में बीजेपी और संघ आपके जहन में जैसे ही नजर आएगा आपको तुरंत याद आएगा अडवाणी की रथ यात्रा। उस रथ यात्रा जब निकलती है 90 से लेकर, ध्यान दीजिए तो गुजरात के प्रयोगशाला के तौर पर खड़े होने में तकरीबन 12-13 साल लग जाते हैं। फिर उत्तर प्रदेश की प्रयोगशाला जब निकलती है और खड़ी होती है तो 2012 तक वो प्रयोगशाला काम करती है, उसके बाद दिल्ली आ जाते हैं और 2012 के बाद उधर भी 12 साल 13 साल, इधर भी 12-13 साल, उसके बाद अब उत्तर प्रदेश का मॉडल की शुरुआत हो रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के मॉडल की 2017 में शुरुआत नहीं हुई थी, वह शुरुआत 2017 की शुरुआत नरेंद्र मोदी के गवर्नेंस से जुड़ी हुई थी, विकास और डेवलपमेंट से जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस समय तक वह अयोध्या नहीं गए थे, उस समय तक उन्होंने मंदिर का जिक्र नहीं किया था, उस समय तक वह हिंदूवादी बातों का जिक्र नहीं करते थे। वो डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास का जिक्र होता था और विकास की अनूठी चकाचौंध का रास्ता उन्होंने बाखूबी दिखाया था। और 2017 में 3.5 करोड़ वोट बीजेपी को मिल गए, जो उससे पहले के चुनाव में उसके 1/3 मिले थे, यानी इस तेज रफ्तार से बढ़ी। लेकिन अब 2022 ठीक वैसे ही है जैसे 2007 गुजरात में था, जहां पर हिंदुत्व का एक नया प्रयोग किया गया था। उस प्रयोगशाला और इस प्रयोगशाला का एक बेसिक अंतर यह है कि गुजरात की प्रयोगशाला में बीजेपी अपने तौर पर अस्थायित्व तो ला पाई, सत्ता भी उसकी अपनी हो गई, लेकिन वो मैसेज देश भर के लिए नहीं था। उत्तर प्रदेश का मैसेज देश भर के लिए होगा। इसीलिए इस चुनाव के रंग बदल रहे हैं, करवट बदल रहा है चुनाव, और दोबारा वही गूंज, वही बातें और वही सारी परिस्थितियों से दो चार आपको उत्तर प्रदेश में होना ही पड़ेगा। और कृष्ण जन्मभूमि पर भव्य मंदिर को लेकर टारगेट जब यादव वोटरों को बनाया जाएगा, तब वाकई अखिलेश यादव की असल परीक्षा शुरू होगी कि वह जिस गठबंधन की राजनीति के तहत मौजूदा वक्त में अपने पलड़े को भारी कर चुके हैं और चुनौती देने की परिस्थितियों में आकर खड़े हो गए हैं, उसके बाद वो क्या करेंगे? उनके पास कोई काट है इसकी या नहीं है? यह सवाल सबसे बड़ा है, अन्यथा वो भटकेंगे तो जिन्ना का जिक्र करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।